हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। दोस्तों, आपका पेपर जस्ट आने वाला है एंड उससे पहले मैं एक थ्योरेटिकल वीडियो डाल रहा हूं जस्ट बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप लोग जब ट्रेवल कर रहे हो, कम्यूट कर रहे हो और आपके पास जब आधे घंटे का टाइम हो तो आप ऊपर ऊपर से सिर्फ इन बातों को सुन लें। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जहां से सवाल बन सकते हैं, वो मैं आपको सीधा सीधा बता दूंगा। और अधिकतर चीजें ऐसे हैं विच आर हाईली थ्योरेटिकल, तो इनको जब आप एकदम पेपर से पहले पढ़ रहे होंगे या सुन रहे होंगे तो आपके दिमाग में चीजें ज्यादा सेटल हो रही होंगी। समझने लायक यहां पर कुछ भी नहीं है। मेजरली जो चीजें हैं वो थ्योरेटिकल ही हैं। आपको सिर्फ एक बार सुनना है, दोहराना है और कुछ भी नहीं करना। तो इसीलिए हमारी जितनी भी यूनिट्स हैं, अब बायोलॉजी में टोटल 10 यूनिट है मेरे दोस्त। 11th क्लास में पूरा जो सिलेबस है इसको 5 यूनिट में बाइफरकेट किया हुआ है एंड 12th क्लास में भी जो भी सिलेबस है आपका बॉटनी जूलॉजी का कंबाइंड उसे 5 यूनिट में कन्वर्ट किया हुआ है। टोटल आपकी 10 यूनिट है। हर यूनिट से पहले एक छोटा छोटा इंट्रो, एक छोटा छोटा पैराग्राफ दिया हुआ है हर यूनिट के बारे में, किस यूनिट में हम क्या पढ़ते हैं। और हर यूनिट से पहले किसी एक साइंटिस्ट की जीवनी भी आपको बता रखी है, यानी उस साइंटिस्ट के जो भी इंपॉर्टेंट वर्क है, उन्होंने कोई अगर किताब लिखी है, उन्होंने कहां से पढ़ाई लिखाई की है, उनका मेन इंटरेस्ट किस कोर एरिया में था, इन्होंने इस यूनिट में कैसे कंट्रीब्यूट किया है, ये सारी बातें बता रखी हैं। इन्हीं सारी बातों को हमको बस एक बार सुन लेना है ऊपर ऊपर से एंड दैट्स व्हाई ये वीडियो मैं एकदम एंड में डाल रहा हूं। आराम से बस सुनते चले जाओ और सारी बातें आपको समझ में आती चली जाएंगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंस यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द सिलेबस। तो सिलेबस जब आपने पढ़ लिया है तो ये सारी बातें आपको वैसे भी बहुत आसान लगेंगी। कुछ बहुत जरूरी बात होगी तो उसको मैं टिक मार्क अलग से करा दूंगा। आराम से देखिए, यहां आपकी पहली यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जहां पर 4 चैप्टर्स आते हैं। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, यानी उनसे संबंधित बातें यहां पर हो रही होंगी। उससे ही संबंधित कोई ना कोई साइंटिस्ट भी आपको मिलेगा। यहां पर कहा जाता है बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। बायोलॉजी में बायो का मतलब ही होता है लाइफ एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी लाइफ से संबंधित चाहे लाइफ फॉर्म्स हो। इस पूरी दुनिया में जितने भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जा रहे हैं, जो कि 1.7 टू 1.8 मिलियन, यानी 17 से 18 लाख अलग अलग टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, उनकी स्टडी एंड लिविंग प्रोसेसेस। उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, यानी फिजियोलॉजी की भी जो स्टडी है, वो आप बायोलॉजी नाम के सब्जेक्ट में कर सकते हैं। लिविंग वर्ल्ड जो है ये बहुत ज्यादा डाइवर्स है। मैंने आपको बताया 17 से 18 लाख अलग अलग किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हम लोग देख चुके हैं, आज तक आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उसके अलावा और हैं। एंड मेरे भाई, अर्ली मैन कुड इजीली परसीव डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग मैटर। इनएनिमेट, एनिमेट एनिमल का साउंड आ रहा है, तो लिविंग जो मैटर होता है इसे हम क्या कहते हैं? एनिमेट कहते हैं। एनिमेट मतलब आपका लिविंग, मतलब आपका बायोटिक। ऐसी चीजें जो आपकी लिविंग है उनको एनिमेट मैटर कहा जाता है, जैसे प्लांट और एनिमल। और जो लिविंग नहीं है इन्हें क्या कह दिया? इनएनिमेट कह दिया। जैसे इनएनिमेट में हो गया आपकी हवा, समंदर, आग, यानी विंड, सी, फायर। जबकि आपका एनिमेट में कौन आ गया? एनिमेट नाम ही एनिमल से निकला है, तो एनिमल और प्लांट एनिमेट मैटर में आ गए। अब अलग अलग जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या अलग अलग आपकी जो नॉन लिविंग चीजें हैं, ये या तो आपको बहुत ही ज्यादा आकर्षित कर सकती हैं, है ना, एक सेंस दे सकती हैं आपकी आकर्षण की, यानी आपको आपका ध्यान खींच सकती हैं, आपका ध्यान केंद्रित कर सकती हैं, आपको हक्का बक्का कर सकती हैं। अलग अलग प्रकार के रिएक्शन हो सकते हैं, या आपको हो सकता है किसी चीज से डर भी लगे। इसी बेसिस पे अलग अलग चीजों को हमने लिविंग नॉन लिविंग में क्लासिफाई किया। हमने मतलब अर्ली मैन ने, पहले कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया यूज हुआ नहीं था। बाद में मेरे भैया एक व्यू आया बायोलॉजी को पढ़ने का, इसे एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू कहा गया। एंथ्रोपो मतलब ह्यूमन, सेंट्रिक मतलब एकदम सेंटर किसको माना गया? एपिसेंटर किसको माना गया? केंद्र किसको माना गया? ह्यूमन को माना गया। यानी हम ये मानने लगे कि ह्यूमन ही सब कुछ है, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो है चुटुर पुटुर है। तो ऐसे व्यू में जब आप बायोलॉजी में खुद को ही महान मान लोगे, खुद को ही एकदम खुदा घोषित कर दोगे और बाकी सबको कुछ नहीं मानोगे, तो आपकी लिमिटेड ही प्रोग्रेस होगी बायोलॉजिकल नॉलेज में, क्योंकि अपने आसपास के ऑर्गेनिजम्स को आप देखोगे ही नहीं। आप तो खुद को ही भगवान मान के बैठे हो, आप किसी और को कुछ समझ ही नहीं रहे हो, तो इसीलिए आपकी बायोलॉजिकल नॉलेज का विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन एक दूसरा व्यू होता है जिसे हम कहते हैं बायोसेंट्रिक व्यू, जो ज्यादा बेटर है। वसुधैव कुटुंबकम, ये संसार एक परिवार है, इसमें रहने वाला हर एक जीव जंतु जो है, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है, उसकी वैल्यू, उसका मूल्य बराबर है। जब आप हर ऑर्गेनिज्म की कदर करोगे, जब आपको ऐसा लगेगा कि हर ऑर्गेनिज्म से कोई ना कोई चीज निकाली जा सकती है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूएबल जरूर होगा, तभी आपको पता लगेगा कि किस लकड़ी से ज्यादा बेहतर फर्नीचर बनाया जा सकता है, किस लकड़ी से ज्यादा बेहतर माचिस की तिल्ली बनाई जा सकती है, किस आपके प्लांट से ऑयल निकल सकता है, किससे आपका रेजिन निकल सकता है, किससे गम निकल सकता है, किससे मेडिसिन निकल सकती है, किससे स्पाइसेस यानी मसाले निकल सकते हैं। तभी तो आप डिस्कवर करोगे, तभी तो आपको पता लगेगा कि दुनिया में और भी चीजें हैं। खुद ही खुद में खोए हुए हैं तो कुछ नहीं पता लगेगा। नार्सिसिज्म से कुछ पता नहीं लगेगा। खुद ही को मैं मान बैठा हूं सब कुछ, तो मजा नहीं आएगा, बायोलॉजिकल नॉलेज का विकास नहीं होगा। अपने आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं को जब मैं खोजूंगा, उनको
मैं देखूंगा, उन पे रिसर्च करूंगा, तब जाके खेल बड़ा हो पाएगा। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू से आप लिमिटेड नॉलेज गेन कर सकते हो, लेकिन बायोसेंट्रिक व्यू से आप अनलिमिटेड नॉलेज गेन कर सकते हो। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिमिलर होते हैं आपस में। ये किस प्रकार की सिमिलरिटी शेयर करते हैं? हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी भी एंड वर्टिकल सिमिलरिटी भी। नाम में घुस जाओ। हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी, हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल पे, ऐसी लाइन जब खिंचती है उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। यानी मेरे और मेरी दीदी में जो सिमिलरिटीज हैं, हम सेम पेरेंट्स से आए हैं तो कुछ सिमिलरिटीज तो होंगी। तो सेम जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स में जो आपकी सिमिलरिटीज हैं वो है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल, ऐसी लाइन को वर्टिकल कहते हैं। यानी मुझमें और मेरे पेरेंट्स में जो सिमिलरिटी है दैट इज वर्टिकल सिमिलरिटी। तो मुझमें मेरे भाई बहन के साथ भी सिमिलरिटीज होंगी, मुझमें मेरे मम्मी पापा के साथ भी सिमिलरिटीज होंगी। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमिलरिटीज ऑर्गेनिजम्स में होती हैं। एंड इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म आज के दिन में प्रेजेंट हैं दे आर समहाउ कनेक्टेड टू ईच अदर, क्योंकि हम सबके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज न्यूक्लिक एसिड। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ सिमिलरिटी तो होगी। इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म आज तक रह चुके हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म जो हैं ये आने वाले हैं, उनमें भी जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड ही होगा। तो हम दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म चाहे एक दूसरे से 1% ही सिमिलर क्यों ना हो, लेकिन होंगे जरूर, कोई ना कोई सिमिलरिटीज हमारे अंदर देखने को मिलेंगी। ये पहली यूनिट का इंट्रो है। यहां अर्नेस्ट मेयर साहब की तस्वीर आपको दिखाई दी है, जिन्होंने यहां पर सेंचुरी मार दी है। 1904 में इनका जन्म हुआ था और 2004 में इन महान वैज्ञानिक का देहांत हुआ था। 100 नंबर से आप यह भी याद कर सकते हैं कि ये 100 साल जिए थे, और 100 नंबर से आप यह भी याद कर सकते हैं कि दुनिया के टॉप 100 साइंटिस्ट की जब भी लिस्ट बनेगी तो उसमें अर्नेस्ट मेयर साहब का नाम आएगा ही आएगा। ये 1904 में जन्म लिए थे कैंपटन जर्मनी में, एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी इन्होंने इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की, यानी इवोल्यूशन की पढ़ाई की थी। एंड इवोल्यूशन की पढ़ाई की थी तो इवोल्यूशन के जो गॉड फादर थे डार्विन साहब, उनसे इनकी तुलना की गई और इन्हें कहा गया डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी यानी सन 1900 से सन 2000 तक। तो उस दौरान जो है मेरे भाई, जो सबसे महान साइंटिस्ट हुए इवोल्यूशन के, वो थे आपके अर्नेस्ट मेयर साहब। तो इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहकर सम्मानित किया गया। इन्हें एक और चीज कहा गया, अलेक्जेंडर अगाजीज प्रोफेसर जूलॉजी एमेरिटस। अर्थात जब आप बहुत लंबे टाइम तक एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और जब आप किसी यूनिवर्सिटी से रिटायर हो रहे होते हैं तो आपको एमेरिटस का टाइटल मिलता है। इन्हें अलेक्जेंडर भी कहा गया। इन्हें कहा गया कि आप जूलॉजी के सिकंदर हो। इतना बढ़िया आपने अपने फील्ड में काम किया है कि आप सिकंदर हो। जूलॉजी एमेरिटस तो आप हो ही, प्रोफेसर तो आप शानदार हो ही, आप अनटचेबल हो। यू जस्ट नॉट एंटर्ड दिस फील्ड, यू डोमिनेटेड दिस फील्ड। आप बाप हो इस फील्ड के, ऐसा इन्हें कहा गया, टाइटल दिया गया अलेक्जेंडर का। इन्होंने ऑर्निथोलॉजी यानी आपका बर्ड्स वगैरह की स्टडी, टेक्सोनॉमी की स्टडी, जू जियोग्राफी की स्टडी, है ना, जू जियोग्राफी मतलब जूलॉजी की स्टडी अलॉन्ग विद अर्थ, कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है अलग अलग एनिमल्स की, इवोल्यूशन की स्टडी, सिस्टमैटिक्स की स्टडी, ये सारी स्टडीज इन्होंने की अच्छे तरीके से। एंड इन्होंने करंटली एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज भी दिया। आज के दिन में हम स्पीसीज की जो परिभाषा पढ़ते हैं, सबसे एक्सेप्टेड परिभाषा वो है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। वो किन्होंने दी? अर्नेस्ट मेयर साहब ने दी। इन्होंने कहा कि दो सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स जब आपस में मेट करते हैं तो इनका बच्चा जो है फर्टाइल होता है, और दो अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल्स अगर मेट करेंगे तो उनका बच्चा स्टेराइल हो जाएगा। जैसे मेल अगर गधा है दैट इज म्यूल, एंड फीमेल अगर घोड़ी है दैट इज बेसिकली मेयर, जैक एंड मेयर रिलेशनशिप इसे कहा जाता है। तो आपका मेल अगर गधा है दैट इज जैक, एंड फीमेल अगर घोड़ी है दैट इज मेयर, तो इनका जो बच्चा होगा म्यूल होगा, खच्चर होगा, जो कि इनफर्टाइल होगा। तो जैक एंड मेयर दोनों अलग अलग स्पीसीज के हैं पर सिमिलर स्पीसीज के हैं, इनका साइज वगैरह ऑलमोस्ट सेम होता है, तो दे कैन ब्रीड टुगेदर। तो इनका जो बच्चा होगा म्यूल, वो क्या होगा? इनफर्टाइल होगा, ऐसा इन्होंने कहा। इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला, यानी बायोलॉजी के 3 सबसे ज्यादा खतरनाक जो पुरस्कार थे हायर लेवल के, वो इन्हें मिले। दैट इज बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्रैफोर्ड प्राइज। तो इनका जो सीक्वेंस था वो था BIC। पहले इन्हें बाल्जन प्राइज मिला, फिर आपका इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, एंड फिर इन्हें मिला क्रैफोर्ड प्राइज। ये 3 प्राइज इनको मिले थे। ये अर्नेस्ट मेयर साहब की कहानी है, मोटी मोटी यही बातें, करेक्ट। तो यहां पे आपको अगर याद करना हो तो कौन कौन सी चीजें आप याद करेंगे? बायोलॉजी की डेफिनेशन हमें पहले से पता होती है, लिविंग वर्ल्ड डाइवर्स है पहले से पता है, इनएनिमेट यानी आपकी नॉन लिविंग चीजें, एनिमेट यानी आपकी लिविंग चीजें। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में ह्यूमन को सेंटर पे रखा तो भैया बायोलॉजिकल नॉलेज आपकी लिमिटेड बढ़ेगी, बायोसेंट्रिक व्यू में दबा के आपकी नॉलेज बढ़ रही होगी। हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी मतलब सेम लेवल पे, सेम जनरेशन के अंदर सिमिलैरिटीज। वर्टिकल सिमिलैरिटी मतलब डिफरेंट जनरेशंस में आप सिमिलैरिटीज नोट कर रहे हैं। एंड मेरे भाई अर्नेस्ट मेयर साहब जो थे, इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा गया। दुनिया के टॉप 100 साइंटिस्ट में इनका नाम शुमार था। इन्हें अलेक्जेंडर यानी अपनी फील्ड का सिकंदर कहा गया। एंड करंटली एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, वो भी इन्होंने दी। एंड इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी मिला, यानी बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एज वेल एज क्रैफोर्ड प्राइज इनको मिला।
अब दूसरी यूनिट आती है जो है आपकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहां 3 चैप्टर हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंड आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में आप एनिमल टिश्यूज, कॉकरोच एंड फ्रॉग के बारे में पढ़ रहे होते हैं। यहां देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वाज मेड ओनली बाय ऑब्जर्वेशन थ्रू नेकेड आईज। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें नंगी पुंगी आंखों से दिखाई दे जाती हैं, जैसे बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े एनिमल, लेकिन कुछ आपकी मैग्नीफाइंग लेंस और माइक्रोस्कोप से दिख पाती हैं चीजें, जैसे कि कई चीजें, जैसे प्लांट को काट कर मैं उसके अंदर के एक छोटे से छोटे सेल को भी देखना चाह रहा हूं, किसी बैक्टीरिया को भी देखना चाह रहा हूं, किसी फंगस को भी देखना चाह रहा हूं, ये मुझे माइक्रोस्कोप से दिखाई दे रहे होंगे। तो कई ऐसी चीजें हैं जो कि ग्रॉस होती हैं, बहुत सुपरफिशियल होती हैं, जो मुझे बाहर बाहर से नजर आती हैं। मॉर्फोलॉजी में उनकी स्टडी कर रहा होता हूं और चीजों को काट काट कर, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को काट काट के, एनिमल के अलग अलग पार्ट्स को काट काट के उनके टिश्यूज को देखने वाला जो काम है, इसमें मैं बेसिकली एनाटॉमी पढ़ रहा होता हूं। यस, तो यहां पे इन एडिशन observable and perceivable living phenomena were also recorded as a part of this description before experimental biology or more specifically physiology was established as a part of biology. Naturalist described only biology. अर्थात ये फिजियोलॉजी वगैरह बाद में आए कि सेल के अंदर क्या हो रहा है। पहले हम सेल को तो जान लें, पहले प्लांट को बाहर से तो देख लें, एनिमल को बाहर से तो देख लें, अंदर से तो देख लें कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, तो बाकी डिटेल्ड जो आपके बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव्स हैं ये तो बहुत बाद में आए। पहले तो हम सुपरफिशियली ही चीजों को समझ रहे थे, बाद में हम डिटेल में घुसते चले गए। हेंस बायोलॉजी रिमेन्ड एज नेचुरल हिस्ट्री फॉर अ लॉन्गर टाइम। यानी शुरू में हम लोग फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन सब चीजों को जानते भी नहीं थे। शुरू में कोर बॉटनी, जूलॉजी ही हुआ करती थी, सिंपल बायोलॉजी हुआ करती थी, जहां जो ऑर्गेनिज्म दिख रहा है उसको काट पीट के उसकी बेसिक स्टडी हम करने लगे। और जैसे जैसे टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज और एडवांस हुई, उस हिसाब से हम लोग चीजों के अंदर डिग डाउन करते चले गए। और मेरे भाई फिर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लेने लगे चीजों की। इसे हम कहने लगे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। इस पे पिछले साल सवाल भी पूछा गया था, लेकिन सेल वाली यूनिट से पूछा गया था, जो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। लेकिन ये रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी 3 जगह में आपको शब्द दिखाऊंगा। एक हमने यहां देखा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, एक आपको दिखाऊंगा मैं सेल बायोलॉजी में, एक आपको दिखाऊंगा मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी यानी चीजों को एकदम तोड़ तोड़ के, रिडक्शन करके उनका पढ़ना। समझ लो मेरे भाई, आप पढ़ रहे हो बायोलॉजी, बायोलॉजी में भी आप चले गए जूलॉजी में, जूलॉजी में आप चले गए ह्यूमन बायोलॉजी में, जूलॉजी में सारे एनिमल्स आते हैं, उसमें चले गए ह्यूमन बायोलॉजी में, ह्यूमन बायोलॉजी में आप चले गए ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप चले गए कैंसर बायोलॉजी में, कैंसर बायोलॉजी में आप चले गए ब्रेस्ट कैंसर बायोलॉजी में, ब्रेस्ट कैंसर बायोलॉजी में आप चले गए जीनोमिक्स में कि भाई कौन से जीन में चेंज होने से ब्रेस्ट कैंसर होता है। फिर जीनोमिक्स में आप चले गए BRCA1 जीन पे, BRCA2 जीन पे, कि मैं इन 2 जीन्स को स्टडी करूंगा। कितना अंदर घुस गए यार बायोलॉजी के, अपने जेनेटिक लेवल पे आप जा चुके हो। दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। चीजों को एकदम रिड्यूस करते करते एकदम माइक्रो लेवल पे ले जाकर के बहुत प्यार से पढ़ना, दैट इज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ये एक फिजिको केमिकल अप्रोच है। यहां आप फिजिकल प्रोसेसेस को भी पढ़ते हैं, फिजिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, केमिकल प्रोसेसेस को भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी थोड़ी लेट डेवलप हुई थी एज अ साइंस। बायोलॉजी का इतना ज्यादा आपके रियल लाइफ में यूज जो था वो शुरू में नहीं आया था, बहुत बाद में आया था। पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो थी ये एज अ नेचुरल साइंस ज्यादा पढ़ी जाती थी। तो नेचुरल साइंस में 4 कोर डोमेन्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। इसके अलावा अर्थ साइंसेस भी होती है, लेकिन उसको अभी थोड़ा दरकिनार कर देते हैं हम लोग। अगर अपने डोमेन की बात करें तो PCMB मेन नेचुरल साइंसेस हैं। इनमें से सबसे जो लेटली डेवलप्ड है दैट इज बायोलॉजी, जिसमें विकास बहुत देर से हुआ, जिसका रियल लाइफ में यूज दवाइयां बनना है ना, आपका एनेस्थीसिया वगैरह डेवलप होना, ऑपरेटिव आपकी जो चीजें हैं वो डेवलप होनी ऑपरेशन करने के लिए, लोगों को ट्रीट करने के लिए, ये सारी चीजें थोड़ी बाद में आई। फिजिक्स केमिस्ट्री का रोल हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे। तो यहां पे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का अप्रोच भी आप लगा सकते हैं। एंड मेरे भाई आप जो है स्ट्रक्चर के अंदर भी घुस सकते हैं और माइक्रो लेवल पे चीजों को पढ़ सकते हैं। आपको यही बताया गया है कि इन चैप्टर्स में आप चीजों की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ रहे होंगे। इसके बाद और डिटेल में आप अगली यूनिट्स में जाएंगे। यहां एक मैडम जी हैं जिनका नाम है मैडम कैथरीन इसाऊ। बहुत ही ज्यादा कमाल की साइंटिस्ट थी। कैसे कमाल की साइंटिस्ट थी अभी बताएंगे। जैसे यूक्रेन में इनका जन्म हुआ था 1898 में। शी स्टडीड एग्रीकल्चर इन रशिया। रशिया में इनकी पढ़ाई हुई थी। यूक्रेन और रशिया क्योंकि पास पास ही हैं। एंड भैया जर्मनी में भी इन्होंने पढ़ाई की थी और यूएसए से इन्हें अपनी डॉक्टरेट यानी पीएचडी प्राप्त हुई थी। इन्होंने अपना काम किया था करली टॉप वायरस पे। यह सवाल पूछा जा सकता है। दैट स्प्रेड थ्रू अ प्लांट वाया फूड कंडक्टिंग टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। यानी एक वायरस है जिसका नाम है करली टॉप वायरस, जो कैसे स्प्रेड होता था प्लांट से, आपका फ्लोएम के थ्रू। तो किस चीज पे इन्होंने काम किया, कौन से वायरस पे, करली टॉप वायरस।
एंड दूसरा कैसे वो स्प्रेड होता था, फ्लोएम के थ्रू स्प्रेड होता था। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था प्लांट एनाटॉमी, क्योंकि प्लांट मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में एक ही साइंटिस्ट का जिक्र है, तो प्लांट एनाटॉमी किन्होंने लिखी, कैथरीन इसाऊ मैम ने, और दूसरा इन्होंने लिखा एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। तो इन्होंने दो किताबें लिखी, प्लांट एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। यानी पहला इन्होंने कौन से वायरस पे काम किया, कर्ली टॉप वायरस, कैसे स्प्रेड होता है, फ्लोएम के थ्रू, यानी आपका फूड कंडक्टिव टिश्यू के थ्रू स्प्रेड होता है। किताबें इन्होंने दो लिखी, एक तो आपका प्लांट एनाटॉमी और दूसरा एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। सीड प्लांट्स मतलब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों की बात यहां पे की गई थी। एंड यहां पर इनकी जो किताब है इसे वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी कहा गया। जैसे एनसाइक्लोपीडिया होती है ना, जिसमें सारी नॉलेज होती है एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, यहां पर इसे वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी कहा गया। मतलब मेरे भाई इस किताब में सब कुछ था, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट मतलब सारी एनाटॉमी इसी में है, इसे एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह ट्रीट किया जा रहा था। तो शी वाज इलेक्टेड टू द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, नैस में इनका सिलेक्शन हुआ, एंड शी वाज द 6th वुमन टू गेट दैट ऑनर। ये जो नैस में सिलेक्शन हुआ, ये छठी ऐसी महिला थी पूरी दुनिया की जिनका नैस में सिलेक्शन हुआ, नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में सिलेक्शन हुआ। बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थी। इन्हें नेशनल मेडल फॉर साइंस फ्रॉम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश भी मिला, है ना। तो नेशनल मेडल मिला है इन्हें साइंस में जॉर्ज बुश से, प्रेसिडेंट से। और कैथरीन इसाऊ जो है, पीटर रेवन ने इनके बारे में एक बात कही, दैट शी एब्सोल्युटली डोमिनेटेड द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी इवन एट द एज ऑफ 99, क्योंकि मैम भी लगभग 100 साल ही जी थी, 1898 से 1997, 99 ईयर्स। तो पीटर रेवन एक साइंटिस्ट थे, इनकी किताब भी आती है बहुत प्यारी, रेवन एंड जॉनसन करके, तो कोर बायोलॉजी की बहुत अच्छी किताब है। उन्होंने एक बात कही कैथरीन इसाऊ मैडम के बारे में कि अपनी फील्ड में शी वॉज अनबीटेबल, बहुत तगड़ी साइंटिस्ट थी। कर्ली टॉप वायरस पे रिसर्च की थी, फ्लोएम के थ्रू वो स्प्रेड होता था। किताबें लिखी इन्होंने प्लांट एनाटॉमी, है ना, एंड एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। और इन्हें आपका नैस फेलोशिप मिली थी, नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस की तरफ से इन्हें ऑनर मिला था, एंड शी वाज द 6th वुमन इन एंटायर वर्ल्ड टू गेट दिस ऑनर। ये बात भी हमें समझ में आ गई, ठीक है। अगली देखिए सेल बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो का मतलब ही होता है रिलेटेड टू लाइफ। अब मेरे भाई सेल थ्योरी एक चीज है जो हम पढ़ते हैं अपनी किताबों में। सर सेल थ्योरी के दो आपके पोस्टुलेट थे, एक कि दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर के बने हैं, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो नए सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल की डिवीजन से बनेंगे, ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो ये सेल थ्योरी दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, हर लिविंग सेल पे लागू होती है। तो इसे क्या कहा कि भैया ये जो है आपका दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूनाइट कर रही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दुनिया में अलग अलग टाइप के सेल है, लेकिन हर सेल को सेल थ्योरी फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो यहां पर पूरी की पूरी जो आपकी डाइवर्सिटी है इसको यूनिफाई करने का काम किसने कर दिया, सेल थ्योरी ने कर दिया, ठीक है। तो यहां पर दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स पे ये बात लागू हो रही थी, सेल थ्योरी वाली। तो यहां पर आपको सेल के अंदर की फिजियोलॉजी भी पढ़नी है। बायोलॉजी में आप क्या करते हो, फिजियोलॉजी भी पढ़ते हो, बिहेवियरल एस्पेक्ट भी पढ़ते हो कि चीजों का बिहेवियर कैसा है, ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर कैसा है और उनकी फिजियोलॉजी कैसी है, उनके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो आप अगर सेल की स्टडी करोगे माइक्रो लेवल पे तो बाकी चीजें भी आपको जानने में आसानी होगी। तो फिजिको केमिकल अप्रोच का यहां पर आप इस्तेमाल करते हैं, जैसा मैंने बताया था वही आपका रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला कंसेप्ट, कि यहां पर आप चीजों को बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ रहे होंगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस को भी ठीक तरीके से पढ़ रहे होंगे। ये समझने के लिए आप सेल फ्री सिस्टम का भी यूज कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही चीजों को समझ रहे हो, आप लैब में सेल फ्री सिस्टम में, टेस्ट ट्यूब वगैरह के अंदर भी, सेल फ्री सिस्टम मतलब सेल के अंदर आप चीजों को नहीं देख रहे हो, कई बार रिएक्शंस को बाहर भी ऑब्जर्व कर रहे हो, ये भी आप कर सकते हो और मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजों को समझ सकते हो। चीजों को तोड़ तोड़ के सेल के अंदर घुस गए, ऑर्गेनेल को देख लिया, ऑर्गेनेल के अंदर बायोमोलिक्यूल को देख लिया, बायोमोलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल को देख लिया, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को देख लिया। ये सारी फिजिको केमिकल अप्रोचेस हैं, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी इसे कहा जाता है। साइंटिस्ट जो आते हैं, भारत के सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग साइंटिस्ट, जब आप अभी एमबीबीएस में एंटर कर जाएंगे या जब आप बायोलॉजी के किसी हायर फील्ड में जाएंगे, इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। प्रोफेसर जीएन रामचंद्रन साहब, रामचंद्रन प्लॉट आपको पढ़ना ही होगा। जिस दिन आपने प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट की, सर का नाम आपको दुनिया की किसी भी बायोकेमिस्ट्री किताब में, इंक्लूडिंग लेहनिंजर्स प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंक्लूडिंग स्ट्रायर, इंक्लूडिंग व्हाइट एंड व्हाइट, दुनिया की ऐसी कोई महान किताब नहीं है जिसमें सर का नाम ना आता हो। इतने बड़े साइंटिस्ट हैं। इन्होंने जो है मद्रास स्कूल ऑफ कंफर्मेशन एनालिसिस का फाउंडेशन रखा। मद्रास स्कूल ऑफ कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स, यहां बायोपॉलीमर्स की स्टडी होती थी, यानी बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी होती थी। एंड ट्रिपल
हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। कोलेजन जो कि एक एनिमल प्रोटीन है, इसका ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर जो था, जैसे डीएनए डबल हेलिकल होता है ना, 2 स्ट्रैंड होते हैं, ऐसे कोलेजन का जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये इन्होंने दिया था और नेचर में 1954 में इनका जो है पेपर पब्लिश हुआ था। तो यहां पे रामचंद्रन प्लॉट करके इनका एक कंसेप्ट है, जिसमें बेसिकली ये क्या करते हैं, कुछ एक्सिस पे आपके इस प्रकार से कुछ ग्राफ बनाते हैं, प्लॉट्स बनाते हैं, जिससे पता लग जाए कि कौन सा प्रोटीन स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। इसे कंफर्मेशनल एनालिसिस कहते हैं। यानी प्रोटीन की स्टेबिलिटी पता लगाने के लिए इन्होंने एक प्लॉट का आविष्कार किया, जिसे इन्होंने खुद के ही नाम पे रामचंद्रन प्लॉट बुलाया। बीएससी इन्होंने की थी फिजिक्स में एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से इन्होंने अपनी फिजिक्स की जो बीएससी है पूरी की थी। पीएचडी इन्होंने की थी फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड इनकी वहां पर मुलाकात हुई लाइनस पॉलिंग के साथ। एंड पॉलिंग साहब जो है इन्होंने अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट के स्ट्रक्चर दिए हुए थे पहले से ही, तो उनके काम से फैसिनेट होकर के इन्होंने कहा भैया मैं भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर दूंगा, तो इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन दिया। तो मद्रास स्कूल ऑफ कंफर्मेशनल एनालिसिस एंड बायोपॉलीमर्स का इन्होंने गठन किया, रामचंद्रन प्लॉट दिए, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन दिया। ये सर का मेन काम है। करेक्ट करेक्ट सर, ये बात भी समझ में आ गई। प्लांट फिजियोलॉजी भाई, यहां पर अगर आप देखते हैं द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंडेड अप टू अपरेंटली irreconcilable perspectives. The two perspectives essentially rested on two levels of organization. यानी 2 लेवल पे हम बायोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं। पहला ऑर्गेनिज्मिक लेवल एंड अबव, यानी ऑर्गेनिज्म और उससे ऊपर की चीज। जैसे ऑर्गेनिज्म हूं मैं, या तो मेरी स्टडी कर लो या फिर मुझसे ऊपर चले जाओ, यानी मेरे जैसे कई सारे ऑर्गेनिजम्स की, यानी एक पॉपुलेशन की स्टडी कर लो, फिर एक कम्युनिटी की स्टडी कर लो, फिर एक इकोसिस्टम की स्टडी कर लो, बायोम की स्टडी कर लो, बायोस्फीयर की स्टडी कर लो। ये सब आप इकोलॉजी में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म की स्टडी आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे मेरे शरीर के बारे में आप पढ़ रहे हो, दिस इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। एक पॉपुलेशन के बारे में पढ़ोगे, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ोगे, दिस इज इकोलॉजी। तो या तो एक पूरे इंडिविजुअल से शुरुआत हो सकती है, दैट इज ऑल्सो बायोलॉजी, या फिर सेकंड केस में आप कह सकते हो कि सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर लेवल पे ही आप शुरुआत कर रहे हो, कि मेरे अंदर घुस गए आप, मेरे अंदर एक सेल निकाल लिया, सेल के अंदर और घुसते जा रहे हो, ऑर्गेनेल देखिए, ऑर्गेनेल के अंदर बायोमोलिक्यूल देखे, बायोमोलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल देखे, और अंदर घुसते चले जा रहे हो, यानी सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो। दोनों के दोनों जो है अपरेंटली आपके इररिकॉन्सिलेबल मतलब अप्रोचेस हैं, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंदर तो जाना पड़ेगा, चीजों को डिटेल में समझना पड़ेगा, लेकिन एक आपकी भारी भरकम साइंस है जिसमें आप चीजों को मैक्रो लेवल पे पढ़ते हैं, एक में माइक्रो लेवल पे पढ़ते हैं, अंदर घुस के पढ़ते हैं। यस, तो जो पहला आपका तरीका है जहां मैक्रो लेवल पे चीजों को पढ़ते हैं, इससे इकोलॉजी नाम की ब्रांच निकलकर लेकर नया रूप लेकर के खड़ी हो गई एंड इससे मिलते जुलते और डिसिप्लिन भी आपको देखने को मिले। ठीक है, और सेकंड जो है इसमें आपका फिजियोलॉजी भी आने लगी, क्योंकि फिजियोलॉजी में आप अंदर भी घुसते हो। फिजियोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप मेरे बारे में तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन मेरे अंदर ऑर्गन साइन के बारे में पढ़ रहे हो। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप पढ़ते हो, ज्यादा बेटर है। जैसे प्लांट में थोड़ा सा चीजें समझना मुश्किल है, एनिमल तो आप खुद हो, ह्यूमन तो आप खुद हो, तो आपको आइडिया है कि जैसे अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर एलिमिनेशन की, तो हम आपके बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं, किडनी के और अंदर घुस गए नेफ्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक मैक्रो लेवल पे भी आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन माइक्रो लेवल पे भी जा सकते हो। तो फिजियोलॉजी माइक्रो लेवल पे भी कंट्रोल कर रही होती है। तो इन 3 चैप्टर्स में प्लांट फिजियोलॉजी में आप बेसिकली माइक्रो लेवल पे जाएंगे, क्योंकि प्लांट जो उसमें ऑर्गन सिस्टम तो होता नहीं है। हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन ही है। ऑर्गन सिस्टम नाम की कोई चीज प्लांट में है नहीं। तो जाहिर सी बात है, जो ऑर्गन है अब उसके अंदर आप जाते चले जाओगे। जैसे लीफ है, लीफ के अंदर घुस गए, वहां मीजोफिल सेल देखने लगे, एपिडर्मल सेल्स देखने लगे, वस्कुलर टिश्यू देखने लगे, और अंदर घुस गए। मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट देखने लगे और अंदर घुस गए। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप स्ट्रोमा देखने लगे, ग्रेना देखने लगे और अंदर घुस गए। जो ग्रेना है वो थाइलाकॉइड का बना है और अंदर घुस गए। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड का ल्यूमन देखने लगे और अंदर घुस गए। मेम्ब्रेन के अंदर घुस गए, आपके फोटोसिस्टम्स देखने लगे। तो अंदर जाते जा रहे हो ना। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस का रेफरेंस लेकर के मैं बता रहा हूं, माइक्रो लेवल पे जा सकते हो। तो आपका एक माइक्रो अप्रोच यहां पर देखने को मिलता है, और पूरे प्लांट की भी स्टडी कर सकते हो। वो अपने आप में एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि प्लांट को आप बाहर से देख रहे हो, अंदर से देख रहे हो। लेकिन और डीप लेवल पे, सेलुलर लेवल पे चले गए तो माइक्रो अप्रोच हो जाता है। ये जो साइंटिस्ट हैं, महान साइंटिस्ट, इनका नाम है मेल्विन केल्विन। आपने केल्विन साइकिल यानी C3 साइकिल पढ़ रखी है। सेम मेल्विन केल्विन साहब है। पीएचडी इन्होंने करी है केमिस्ट्री में, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से। प्रोफेसर रहे हैं केमिस्ट्री के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, बर्कली में। एंड मेरे भाई, वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत घमासान मचा था रेडियो एक्टिविटी की वजह से। केल्विन और उनके साथियों ने सोचा, केल्विन सर उनके साथियों ने सोचा कि रेडियो एक्टिविटी को किसी बेनिफिशियल यूज में लिया जाए। तो इन्होंने कार्बन 14 का इस्तेमाल किया था टू मैप द केल्विन साइकिल, C3 पाथवे।
कि जो आपका ग्लूकोज बन रहा है वो प्लांट में कैसे बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फिक्स हो रही है, इन्होंने पता लगाया रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल करके। तो इनके एक और साथी थे जिनका नाम था बेशम। तो यहां पर मेल्विन केल्विन और बेशम साहब ने ग्रीन प्लांट्स में ये देखा कि शुगर कैसे बनती है फ्रॉम रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। एंड इन्होंने आपका जो कार्बन यूज किया वो C14 यूज किया और इन्होंने पूरी पाथवे बताई, C3 पाथवे बताई कि किस हिसाब से फोटोसिंथेसिस होती है। और इन्हें नोबेल प्राइज मिला 1961 में। और इसी चीज पर सोलर एनर्जी का जो कंसेप्ट है आज का, सोलर एनर्जी जो रिसर्च है वो भी बेस्ड है, क्योंकि इन्होंने ही बताया कि लाइट ट्रैप होती है, फिर आपका अच्छे तरीके से फोटोसिंथेसिस होती है, आपकी एनर्जी बन रही होती है, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी ग्लूकोज बन रहा है, देखो इस पाथवे से बन रहा है। तो लाइट को एज ए एनर्जी हम लोग फिर और ज्यादा यूज करने लगे टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम घरों में यूज करते हैं। तो उस पर ही आगे के प्रोजेक्ट्स भी बेस्ड हो गए। यहां पर है ह्यूमन फिजियोलॉजी, हमारी फेवरेट यूनिट, प्यारी यूनिट है ना। अब यहां पर अल्फांसो कॉर्टी साहब का नाम है। तो पहले एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाता था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, आई एंड ईयर, ये दो टॉपिक्स पहले एडिशनल थे। और ईयर में आपको एक पार्ट देखने को मिलता है अलग से, इट इज कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, दैट वाज बीन गिवन ऑन द नेम ऑफ अल्फांसो कॉर्टी साहब। लेकिन अब वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी नहीं है, तो अल्फांसो कॉर्टी साहब पे सवाल बनने के चांसेस भी एकदम निल हो जाते हैं। बट स्टिल एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो यहां पर कहा हमने, फिर से नाम आ गया रिडक्शनिस्ट अप्रोच। देखो पिछले साल क्वेश्चन भी आया था 2025 में, रिडक्शनिस्ट अप्रोच तो भरा ही हुआ है ना। रिडक्शनिस्ट अप्रोच, चीजों को अब काट काट के पढ़ना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी ह्यूमन के अंदर घुस जाना है और जितने भी फिजिको केमिकल कंसेप्ट हैं इनको हमें सीख लेना है। हर जगह ये दो शब्द रिपीट हुए ही है, फिजिको केमिकल कंसेप्ट एंड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ठीक है। तो यहां पर आप मेजॉरिटी ऑफ दी स्टडीज एम्प्लॉयड इधर सर्वाइविंग टिश्यू, या तो आप टिश्यू के अंदर, लिविंग टिश्यू के अंदर भी जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो चेक कर सकते हैं, या मेरे भाई आप सेल फ्री सिस्टम में भी सारा का सारा काम कर रहे होते हैं, यानी सेल के बिना भी आपका काम चल सकता है ना। आप लेबोरेटरी में अलग से टेस्ट ट्यूब में अंदर भी इन चीजों को होते हुए देख सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी जो है ये आगे चल के बहुत अच्छी ब्रांच बनी, जहां आप फिजियोलॉजी को मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ते हैं, यानी कि बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ रहे होते हैं, आप अलग अलग बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे होते हैं। एंड बायोफिजिक्स जो है इट इज एन इमर्जिंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जहां बायोलॉजी को हम फिजिक्स के कंसेप्ट के साथ लिंक करते हैं। जैसे कई जगह फिजिक्स इन्वॉल्व होती है, जैसे जब आप डॉक्टर बनेंगे, आप में से कई लोग जो है आई सर्जन बनेंगे, तो आपको लेंसेज की नॉलेज होनी चाहिए। तो जो आप पढ़ते हैं कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, वो सारी नॉलेज आपकी वहां पे, ऑप्टिक्स की जो भी नॉलेज है वो यूज होती है। सिमिलरली अगर आप एक साइंटिस्ट हैं और आपको माइक्रोस्कोपी इस्तेमाल करनी है, आपको सेम यूज करना है दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आपको टेम यूज करना है दैट इज टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो आपको पता तो होना चाहिए कि ये चीजें हैं क्या, ये किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं। तो फिजिक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। आप यूज कर रहे हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, आपको पता होना चाहिए किस चीज पर बेस्ड है ये। आप यूज कर रहे हैं यूवी ट्रांसल्यूमिनेटर, आपको पता होना चाहिए किस चीज पर बेस्ड है। तो अलग अलग जगह आपकी इनकलकेटेड साइंस आती है, इसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी, अलग अलग डिसिप्लिन को मिला के आप चीजें सीखते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री, बायो और केमिस्ट्री का मिलन, कि बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से केमिकल हैं, बायोमोलिक्यूल्स, इनकी मैं स्टडी करूंगा। सिमिलरली हमारे अंदर कौन कौन से फिजिकल फेनोमेना होते हैं, इनकी मैं स्टडी करूंगा। फिजिक्स का भी मैं यहां पर यूज कर रहा हूंगा। यस, तो यहां पर however it is now being increasingly realized that neither a purely organismic approach nor a purely reductionist approach would reveal the truth about biological processes or living phenomena। कहा गया कि भाई ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस जाओ, ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई कर लो, उससे भी सब कुछ नहीं पता लगने वाला। एंड रिडक्शनिस्ट एकदम अंदर घुस जाओ, उससे भी कुछ नहीं पता लगेगा, क्योंकि बायोलॉजी को हम कभी पूरा जान ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ नया हमेशा आपकी आंखों के सामने आ जाएगा और आपको चौंका देगा। यस यस, तो यहां पे आपका ऑल लिविंग फेनोमेना आर इमर्जेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम अंडर स्टडी। बहुत प्यारी लाइन है, लिविंग वर्ल्ड में इसको समझाया भी जाता है। कहा गया है जितनी भी इमर्जेंट चीजें हैं वो छोटी चीजों के इंटरेक्शन से बनी है और ज्यादा बेहतर बनी है। जैसे एटम्स में जो प्रॉपर्टीज नहीं थी, एटम्स से मिलकर बने हुए मॉलिक्यूल्स में वो प्रॉपर्टी आ गई। मॉलिक्यूल्स भी जो प्रॉपर्टी लेकर बैठे थे उनसे बेहतर प्रॉपर्टी बायोमॉलिक्यूल्स में आ गई। बायोमॉलिक्यूल्स में जो प्रॉपर्टी थी उनसे ज्यादा बेहतर प्रॉपर्टी ऑर्गेनेल्स में आ गई। ऑर्गेनेल्स में जो प्रॉपर्टी थी उनसे बेहतर प्रॉपर्टीज सेल में आ गई। सेल से ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज टिश्यू में आ गई। टिश्यू से अच्छी प्रॉपर्टीज ऑर्गन में आ गई। ऑर्गन से अच्छी प्रॉपर्टीज ऑर्गन सिस्टम में आ गई। नीचे की चीजें इंटरेक्ट कर रही हैं और अपर लेवल की बेहतरीन चीजें बनाती चली जा रही हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं आपका इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। जैसे जैसे आप ऊपर अपर लेवल पे पहुंच रहे हो प्रॉपर्टीज बेटर होती चली जा रही हैं।
रेगुलेटरी नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कैसे रेगुलेट होते हैं, कैसे आपकी बॉडी में आते हैं, कैसे खर्च होते हैं। सुप्रा मॉलिक्यूलर असेंबली, सुप्रा यानी बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स यानी बायोमॉलिक्यूल्स की यहां पर चर्चा हो रही है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स की यहां बात हो रही है। इनसे सेल्स बनते हैं, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम देन ऑर्गेनिज्म बनते हैं, फिर ऑर्गेनिज्म जो एक जैसे होते हैं, एक स्पीसीज के मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, उसके बाद कम्युनिटी बनती है, उसके बाद इकोसिस्टम बनता है, एंड सो ऑन। ऐसे गाड़ी आपकी आगे चली जाती है और हर लेवल पे आपकी प्रॉपर्टीज बेहतर यानी हायर लेवल की होती चली जाती हैं। इन्हीं सब चीजों के बारे में आप आगे आने वाले 6 चैप्टर में पढ़ेंगे, ऐसी बातें नीचे कही गई हैं। अल्फोंसो कॉर्टी साहब जो है ये इटालियन एनाटमिस्ट थे, यानी अंदरूनी स्टडी किया करते थे आपके एनिमल्स की। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ये पढ़ा करते थे, बेसिकली हार्ट और वस्कुलर सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा करते थे, किसके? रेप्टाइल्स के, है ना। और बाद में इन्होंने मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम को भी पढ़ा, यानी हमारा जो सुनने वाला सिस्टम है, यानी हमारे कान की स्टडी, मैमल के कान की स्टडी, कि हमें सुनाई कैसे देता है, उस मैकेनिज्म की स्टडी आपकी किसने करी? अल्फोंसो कॉर्टी साहब ने करी। तो इन्होंने कहा कि एक स्ट्रक्चर है जो लोकेटेड होता है बेसिलार मेम्ब्रेन के ऊपर ऑफ द कोक्लिया। हमारे कान में एक पार्ट है, इट इज कॉल्ड एज कोक्लिया, उसके बेसिलार मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हेयर सेल्स कंटेन करता है, और हेयर सेल पे जब आकर के साउंड टकराता है तो ये अंदर चला जाता है आपका किस फॉर्मेट में? इंपल्स की फॉर्मेट में, और हमें चीजें सुनाई देने लगती हैं। इसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहा जाता है। ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई अल्फोंसो कॉर्टी साहब के नाम पे ही रखा गया है। यस, तो इन्होंने कहा कि कोक्लिया की एक बेसिलार मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर हेयर सेल्स होते हैं, उस पे आके आवाज टकराती है और एक इंपल्स यानी सिग्नल जनरेट होता है और वो आपकी ब्रेन में चला जाता है एंड अल्टीमेटली आप चीजों को सुन पाते हैं। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहां होता है? कान में होता है। तो उसका क्रेडिट किनको दिया गया? किन्होंने रिसर्च करी थी उस पर? अल्फोंसो कॉर्टी साहब ने स्टडी करी थी। यह है आपके 11th क्लास की 5 यूनिट, जहां 5 यूनिट के इंट्रोडक्शन और 5 साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिए। नाउ 12th क्लास, तो यूनिट जो 6 है ये आपके 12th क्लास की पहली यूनिट है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली यूनिट। 3 चैप्टर है इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहां पर कहा गया है बायोलॉजी इज द एसेंस ऑफ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे लाइफ कैसे आई उसकी जो कहानी है, इसी को हम बायोलॉजी कहते हैं। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, जैसे समझ लीजिए कोई इंसान है, वो मर गया 50 साल का होके, 60 साल का होके, 70 साल का होके, लेकिन उसकी स्पीसीज कंटिन्यू होती रहती है। सारे ह्यूमंस तो नहीं मरे, क्यों? क्योंकि ह्यूमंस अपने बच्चे पैदा करते रहते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं, अनलेस थ्रेटेंड बाय नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। यानी कोई स्पीसीज चलती रहेगी अंटिल इट इज थ्रेटेंड बाय नेचुरल, कोई नेचुरल कैलेमिटी आई, पूरी स्पीसीज ही खत्म कर गई, या फिर कोई एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपो यानी ह्यूमन रिलेटेड, कोई ह्यूमन ने अपना प्रकोप बरसा दिया एंड स्पीसीज की बैंड बजा दी। ये भी हो सकता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, प्रदूषण की वजह से, प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पेड़ पौधे काटने की वजह से किसी स्पीसीज की डेथ हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, वो ये भी हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन इज अ वाइटल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है ये करते रहना निरंतर बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी स्पीसीज आगे बढ़ती रहेगी। तो हर इंडिविजुअल जो है, जो इस दुनिया पे आया है, ये अपने बच्चे पैदा करेगा, अपने बच्चे छोड़ेगा, एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आती हैं, नए वेरिएंट्स बनते हैं, क्योंकि 2 इंडिविजुअल्स यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पार्टिसिपेंट से बच्चा तैयार हो जाता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज्यादा बेहतर एडवांटेज है। यही चीज आप इस पूरी यूनिट में पढ़ेंगे, ये बात नीचे कही गई। मेन जो साइंटिस्ट है इनका नाम है पंचानन माहेश्वरी साहब, और माहेश्वरी साहब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इस किताब को बनाने में भी, जो हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टेक्स्ट बुक्स जो आई थी बायोलॉजी की फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल्स, जिसे हम एनसीईआरटी कहते हैं, जो 1964 में पब्लिश हुई थी, इसको पब्लिश कराने में भी पंचानन माहेश्वरी साहब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। माहेश्वरी साहब जो है, इनका जन्म हुआ था सन 1904 में जयपुर में, एंड दुनिया के सबसे ज्यादा डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट और भारत के तो बहुत प्रॉमिसिंग बॉटनिस्ट में से एक इनको माना जाता है। यस, इन्होंने डीएससी यानी डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल करी थी। डीएससी मतलब इट इज अ पोस्ट पीएचडी डिग्री। तो हमें लगता है यूजुअली बीएससी है, एमएससी है, जैसे बीएससी इज बैचलर्स इन साइंस, इट्स अ बैचलर्स डिग्री, एमएससी इज मास्टर्स इन साइंस, इट्स अ मास्टर्स डिग्री, पीएचडी इज डॉक्टरेट डिग्री। उसके बाद भी पोस्ट डॉक्टरल डिग्रीज होती हैं, जिसमें आपका डीलिट या फिर आपका डीएससी होती है, तो सर ने डीएससी कर रखी थी, विच इज द हाईएस्ट डिग्री। इसके ऊपर फिर कुछ नहीं है, पोस्ट डॉक्टरेट के ऊपर कुछ नहीं होता। उसके बाद फेलोशिप्स होती हैं, तो डीएससी डिग्री इन्होंने कर रखी थी। एंड इन हिज कॉलेज डेज ही वाज इंस्पायर्ड बाय डुर्जोन साहब, जो कि अमेरिकन मिशनरी टीचर थे, जिन्होंने बॉटनी में इनका इंटरेस्ट जो है, स्पेशली मॉर्फोलॉजी में सर का इंटरेस्ट जो है डेवलप किया। तो इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ प्लांट्स पे काम किया,
एंड इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को टेक्सोनॉमी में इंट्रोड्यूस करने का भी काम किया कि भाई टेक्सोनॉमी अगर आप कर रहे हो, प्लांट की क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तो एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पे भी किया जाए। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी का गठन किया इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो डीयू में आप जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी देखते हैं वो महेश्वरी साहब की ही देन है। एंड इन्होंने सेंटर ऑफ रिसर्च बनाया आपका एम्ब्रियोलॉजी में एंड टिश्यू कल्चर में। तो अलग अलग टिश्यू कल्चर में, जैसे प्लांट के टिश्यूज को कल्चर किया जा सके, पूरा प्लांट उससे तैयार किया जा सके, एम्ब्रियो की स्टडी की जा सके, ये भी आपका महेश्वरी साहब ने तैयार किया। आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो की स्टडी पे भी इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। ही वर्क ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, जिससे इन्हें वर्ल्ड वाइड एक्लेम मिला। तो इनका काम जो था बेसिकली प्लांट साइंसेस के ऊपर था, प्लांट रिप्रोडक्शन के ऊपर था। तो प्लांट रिप्रोडक्शन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप पंचानन महेश्वरी साहब जी का नाम क्लिक कर सकते हैं। इन्हें फेलोशिप मिली थी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से। एफआरएस फेलोशिप दुनिया की सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस फेलोशिप है मेरे भाई। एंड ये इंसा फेलो भी थे, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी। इंसा फेलोशिप भारत की सबसे ज्यादा प्राइम फेलोशिप है, भारतीय साइंटिस्ट को मिलती है जो बहुत लंबे टाइम तक किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे होते हैं और अच्छे अच्छे रिसर्च प्रपोजल्स जो लाकर अपना काम बढ़ाते रहते हैं और अपनी लैब को और स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं और देश के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्हें इंसा फेलोशिप मिलती है। तो आपको जानकर के खुशी होगी कि मेरे जो गुरु रहे, शी इज ऑल्सो एन इंसा फेलो। तो बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात होती है कि आप किसी इंसा फेलो के साथ काम किए हैं। तो ही वॉज ऑल्सो एन इंसा फेलो। एंड एजुकेशन को इन्होंने हमेशा से बढ़ावा दिया है, इसलिए भारत की जो पहली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक थी उसके बनने में भी इनका हाई कॉन्ट्रीब्यूशन था। यानी चाहे इमेच्योर एम्ब्रियो की स्टडी हो, चाहे इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन की स्टडी हो, चाहे आपका प्लांट कल्चर की स्टडी हो, चाहे आपका प्लांट टिश्यू कल्चर की स्टडी हो, ये प्लांट से संबंधित चाहे आपका टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन वाला प्रोग्राम हो, ये सारे काम आपके पंचानन महेश्वरी साहब ने किए हैं। तभी प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही इनका इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो संबंधित चीजें हैं। यस, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की अगर आप बात करें तो मेंडल साहब ने एक टर्म दी थी फैक्टर। तो ये फैक्टर जो है इसका काम इन्होंने क्लियरली बताया नहीं था, लेकिन फैक्टर जो है भैया ये इसको आगे चल के हम जीन बोलने लगे तो ये बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तो था ही, यानी जीन जो है यही आगे चल के कोई ना कोई कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आगे चल के कुछ साइंटिस्ट का काम बहुत प्राइम हो गया, जैसे वॉटसन एंड क्रिक हम जानते हैं कि इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया। नीरनबर्ग साहब का काम, खुराना साहब का काम हम पढ़ते हैं जेनेटिक कोड के अंदर। कॉर्नबर्ग साहब का काम जो है आपका है नहीं एनसीईआरटी के अंदर। बेंजर साहब का काम नहीं है। जैकब मोनोड का काम है लैक ऑपरॉन में। ब्रेनर साहब का काम नहीं है। तो एक कॉर्नबर्ग साहब का काम, बेंजर, ब्रेनर साहब का काम यूजुअली है नहीं आपके पास। तो अधिकतर साइंटिस्ट जो है इनको हमने पढ़ रखा है कहीं ना कहीं, है ना। इनके अलावा हम लोग सट्टन एंड बोवरी साहब का काम पढ़ते हैं, हम लोग ग्रिफिथ साहब का काम पढ़ते हैं, हर्शी एंड चेज साहब का काम पढ़ते हैं। तो वो सारे साइंटिस्ट बल्कि ज्यादा प्राइमरीली हम लोग पढ़ते हैं। तो हमें बस ये बताया गया कि हाँ भाई फैक्टर के बारे में हमको स्टडी करनी है जेनेटिक्स के अंदर। वॉटसन साहब जो है, अभी रिसेंटली वॉटसन साहब की डेथ हुई थी। तो वॉटसन साहब बहुत ही ज्यादा बड़े साइंटिस्ट थे। इनके नाम पे एक किताब भी आती है जिस किताब का नाम ही है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बाय वॉटसन। तो आगे चल के जब आप हायर लेवल पे चीजों को पढ़ते हैं तो आपको वो किताब भी एज अ रेफरेंस यूज करनी होती है। तो अभी रिसेंटली मतलब शायद 1 साल भी नहीं हुआ है शायद पूरा, तब इनकी डेथ हुई थी। जबकि क्रिक साहब जो है इनकी डेथ थोड़ी पहले हो गई थी। तो वॉटसन साहब जो है ये 6 अप्रैल 1928 को पैदा हुए थे। बीएससी डिग्री इन्होंने की है जूलॉजी में। एंड बर्ड वॉचिंग में इनका अच्छा खासा रुझान था। बर्ड वॉचिंग का मतलब ये नहीं होता कि बैठ के चिड़ी ताड़ रहे हैं, है ना, चिड़िया ही देख रहे हैं पूरे दिन ना। बर्ड वॉचिंग मतलब उसकी पूरी की पूरी बिहेवियरल पैटर्न को जज करना। वो कहां गई, किस पेड़ पे बैठी, कितनी देर बैठी, उसके बाद कहां उड़ी, मतलब उसकी पूरी लाइफ साइकिल को ट्रैक करना कि एक्चुअल में एक बर्ड जो है अपने लाइफ साइकिल में कहां कहां जाती है। उसके पैटर्न से आप कुछ निकाल सकते हैं। जैसे पॉलिनेटर के पैटर्न से आपको पता लग जाता है ना कि पॉलिनेशन इस इंसेक्ट से कराई जा सकती है। एक नेचुरल तरीका है एक इंसेक्ट का जीने का। इसी प्रकार से बर्ड का एक नेचुरल तरीका होता है जीने का। उस बर्ड को ऑब्जर्व करते थे, कई बर्ड्स को ऑब्जर्व करते थे। तो इन्होंने हार्ड एक्सरेज का इफेक्ट देखा था ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। इनका जो रिसर्च प्रोजेक्ट था उन्होंने क्या किया, एक्सरे का इफेक्ट देखा बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कि बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है हार्ड एक्सरेज का। तो इनको क्रिक साहब मिल गए बाद में, और इन दोनों ने कहा भैया चलो डीएनए खेलते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट करते हैं। तो 1953 में इन्होंने जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया। एंड इन्होंने बेसिकली एक्सरे को इस्तेमाल किया पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी बताने के लिए, राइट। तो शुरू में इन्होंने क्या किया था, एक्सरे का जो कि रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस की जो एक्सरे डिफ्रैक्शन का डेटा था उसको यूज करके इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था। बाद में उसको प्रोटीन में भी कई अलग अलग चीजें देखने के लिए इस्तेमाल किया गया था। 1953 में टू द प्रपोजल ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए द रेप्लिकेशन स्कीम वाज आल्सो प्रपोज्ड। और इन्हें भी आपका वो जो रॉयल सोसाइटी है ना, उसका फेलो बनने का मौका मिला। यस, क्रिक साहब को।
तो मेरे भाई यहां पर द ऑनर्स टू वॉटसन विद क्रिक इंक्लूड जॉन कॉलिन वॉरेन प्राइज, जो कि आपका बेसिकली मसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल देता है, मसाचुसेट्स जहां पे एमआईटी है, राइट, मसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वहां पे जनरल हॉस्पिटल है, इससे प्राइज मिलता है आपका जॉन कॉलिन वॉरेन प्राइज, ये इनको मिला हुआ है। लास्कर अवार्ड मिला हुआ है, बहुत बड़ा अवार्ड है। रिसर्च कॉर्पोरेशन प्राइज है, और इसके अलावा नोबेल प्राइज तो सबसे बड़ा बापों का बाप प्राइज है, नोबेल प्राइज, साइंस में इससे बड़ा पुरस्कार हुआ ही नहीं, खासकर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में, यानी बायोलॉजी में, खासकर केमिस्ट्री में, खासकर फिजिक्स में नोबेल प्राइज से बड़ा प्राइज है ही नहीं। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज से बड़ा प्राइज नहीं, लिटरेचर में नोबेल प्राइज से बड़ा प्राइज नहीं, पीस में नोबेल प्राइज से बड़ा प्राइज नहीं, मैथ में नोबेल प्राइज दिया नहीं जाता है, वहां फील्ड मेडल दिया जाता है, वहां फील्ड प्राइज सबसे बड़ा प्राइज होता है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन बोला जाता है, उसमें नोबेल प्राइज से बड़ा पुरस्कार है नहीं। यस, तो ये जो प्राइज है ये भी इनको मिला। लास्कर अवार्ड मिला विच इज इनफैक्ट वेरी बिग। तो एक कई सारे अवार्ड इनको मिले वॉटसन एंड क्रिक साहब को, जिनके बारे में हम सारी बातें जानते हैं, क्योंकि इनकी डिटेल्ड स्टडी जो है अंदर भी होती है इस यूनिट के। 8th यूनिट बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर की बायोलॉजी हमारे किस काम आती है? तो बायोलॉजी इज यंगेस्ट फॉर्मलाइज्ड डिसिप्लिन ऑफ नेचुरल साइंस, जो मैंने आपको बताया नेचुरल साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में से सबसे यंगेस्ट कौन है? आपकी बायोलॉजी, यानी सबसे बाद में आई थी, क्योंकि एप्लीकेशन जो है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, ये हमें पहले ही देखने को मिल जा रही थी। काफी लंबे टाइम से हम फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और यूज कर रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी की जो आपकी चीजें हैं, जो महानता है, वो हमें 20 और 21st सेंचुरी में ज्यादा देखने को मिली, जहां पर हम लोग अपनी बायोलॉजी की नॉलेज को यूज कर रहे थे ह्यूमन वेलफेयर के लिए। जैसे हेल्थ सेक्टर में यूज कर रहे थे लोगों की जान बचाने के लिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स हमने तैयार कर दी थी। एग्रीकल्चर में हम लोग यूज कर रहे थे, प्लांट डेराइव्ड ड्रग्स हम लोग बना पा रहे थे, एनेस्थेटिक्स हम लोग बना पा रहे थे। तो लोगों की जान बचाने के लिए मेडिकल प्रैक्टिस में बायोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज होने लगा, ह्यूमन हेल्थ आपकी बेटर होने लगी, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ह्यूमन की बढ़ गई, यानी मेडिसिनल फैसिलिटीज आपकी बढ़ गई। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में भी हम लोग इसे यूज कर रहे थे, डायग्नोस्टिक्स में यानी बीमारियों का पता लगाने में भी हम लोग यूज कर रहे थे। तो सोशियो कल्चरल चेंजेस आ गए ह्यूमन कम्युनिटीज में, यानी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गई लाइफ के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ बायोलॉजी। तो अब बायोलॉजी को जो है एक अच्छा डिसिप्लिन माना जाने लगा। एमएस स्वामीनाथन साहब का यहां पे जिक्र आता है, भारत के बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट साइंटिस्ट। अभी रिसेंटली ही सर का देहांत हुआ है, और सर को भारत रत्न से, जो कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, उससे नवाजा गया है। तो एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ही इज ऑनर्ड विद पद्म भूषण, लेकिन पद्म भूषण के बाद पद्म विभूषण भी मिलता है, और पद्म विभूषण के बाद भारत रत्न भी मिलता है। तो सर को पॉस्थ्यूमसली, यानी मरणोपरांत, यानी इनकी मृत्यु के बाद भारत रत्न से नवाजा गया है। तो ये अगर आप चाहें, अगर कोई आपसे पूछे तो आप ऐड कर सकते हैं। तो अगस्त 1925 में तमिलनाडु में सर का जन्म हुआ था। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मद्रास यूनिवर्सिटी से इन्होंने की है बॉटनी में, और इनका जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में अच्छा खासा रुझान था, क्योंकि भारत में जो हरित क्रांति के फादर कहे जाते हैं वो एमएस स्वामीनाथन साहब हैं। तो पूरी दुनिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं, ये कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और नॉर्मन बोरलॉग के साथ कोलैबोरेट करके जो मैक्सिकन वैरायटीज हैं अलग अलग वीट की, वो भारत में लेकर के आए थे कौन? आपके एमएस स्वामीनाथन साहब। और लैब टू लैंड अप्रोच इन्होंने लगाया, यानी लैब में कोई वैरायटी ग्रो करते थे, अच्छी लगती थी, तो उसको लैंड तक ले जाते थे, और इन्हें भारत के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न से नवाजा गया, जैसा मैंने कहा। तो स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च एस्टैब्लिश्ड एट द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी आईएआरआई में साइटोजेनेटिक्स और रेडिएशन रिसर्च जो है, इसका इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुआ था, जिससे कि स्वामीनाथन साहब को बहुत अच्छे अच्छे काम करने का मौका मिला। और शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ राइस जो है, इंक्लूडिंग सेंटेड बासमती, इन्होंने तैयार की। यानी शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग, बहुत कम टाइम में जो उग जाए, हाई इनकी यील्ड हो, और सेंटेड बासमती, खुशबूदार चावल, एकदम मजेदार चावल, ऐसी भी इन्होंने वैरायटीज बनाई। और भारत की भुखमरी मिटाने के लिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब पॉपुलेशन ड्रास्टिकली बढ़ रही थी और भारत में अनाज की कमी थी, उस टाइम पर हरित क्रांति लेकर आने वाले भारत में कौन थे? एमएस स्वामीनाथन साहब थे। तो इन्होंने कंसेप्ट दिया था क्रॉप कैफेटेरिया का। जैसे आप कैफेटेरिया में जाते हैं, कैफेज वगैरह में जाते हैं, जो आपको चाहिए होता है वो आप मंगा लेते हैं, खा लेते हैं। ऐसे ही क्रॉप कैफेटेरिया, एक ही फील्ड में कई सारी क्रॉप उगा देते थे, अलग अलग वैरायटीज की। गेहूं की 10 वैरायटी उगा दी, उसमें से जो बेस्ट उग रही है उस पर्टिकुलर मिट्टी पे, उसी को हम आगे फिर और इंप्लीमेंट करते थे कि यार ये वाली बेस्ट उगी है, देखो प्रमाणित है, आंखों के सामने पता लग रहा है कि ये वाली बेस्ट है, इसको हम लोग आगे ले चलते हैं, इसको फर्दर उगाते हैं। तो इन्होंने क्रॉप शेड्यूलिंग, जेनेटिकली इंप्रूविंग ईल्ड एंड क्वालिटी, अलग अलग बेटर क्वालिटी की इन्होंने क्रॉप्स उगाना स्टार्ट किया। क्रॉप शेड्यूलिंग मतलब कि कौन सी क्रॉप किस टाइम पे उगाई जाए, कब उसकी बेटर ईल्ड आ सकती है,
कैफेटेरिया, यानी अल्टीमेटली बहुत सारी क्रॉप्स उगा दी, उनमें से जो बेस्ट है वो आप चुन सकते हो, उसी को फिर आगे परपेचुएट करा सकते हो। ये सारे के सारे काम जो है किन्होंने किए, एमएस स्वामीनाथन साहब ने किए। भारत की उन्नति में, प्रगति में सर का योगदान बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। अगली यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी। एवर सिंस द डेज ऑफ रीन डिस्कार्टीज, ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे एंड बायोलॉजिस्ट थे 17th सेंचुरी के। इनके टाइम से ही नेचुरल साइंसेज जो है इनमें टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होना शुरू हो गया था। यानी अल्टीमेटली लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिला जुला कर पढ़ना स्टार्ट करना चाह रहे थे। तो ऐसे ही बायोलॉजी में भी जब आप टेक्नोलॉजी घुसाएंगे तो बायोटेक्नोलॉजी बन जाएगी। यस, तो यहां पर अगर आप देखें, विच एड्स टू क्रिएचर कंफर्ट्स टू ह्यूमन लाइफ एज ऑल्सो वैल्यू टू ह्यूमन लाइफ, ऐसी चीजें हमें बनानी है जो ह्यूमन लाइफ को बेटर कर सके। द होल अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग नेचुरल फेनोमेना बिकम एंथ्रोपोसेंट्रिक। हम लोग ह्यूमन के बेनिफिट के लिए ज्यादा चीजें करने लगे। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ह्यूमन को फिर सेंटर पे रख दिया। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो थे, इससे हमें इंजीनियरिंग ब्रांच मिली, टेक्नोलॉजी ब्रांच मिली एंड इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे आपकी क्या होने लगी, एस्टेब्लिश होने लगी। इन्हीं इंडस्ट्रीज के साथ हमने फिर किसको जोड़ दिया, बायोलॉजी को जोड़ दिया, और ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम अलग अलग चीजें बनाने लगे जो कि ह्यूमन की हेल्थ के लिए, ह्यूमन को बेहतर फूड देने के लिए, मेडिसिन देने के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो साइंटिस्ट आते हैं, हर्बर्ट बोयर। अब बायोटेक्नोलॉजी में कोहेन एंड बोयर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। पहला रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार किया था दोनों भाइयों ने मिलकर। सेम कहानी यहां पर आपकी दी हुई है कि बोयर साहब जो थे, इन्होंने पिट्सबर्ग में अपनी पढ़ाई की एंड 3 साल का इन्होंने फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम किया येल यूनिवर्सिटी में, यानी येल में। असिस्टेंट प्रोफेसर इन्होंने बन करके दिखाया फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को में। 1969 में ही परफॉर्म स्टडीज ऑन कपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि डीएनए को काट सकते हैं स्पेसिफिक लोकेशन पे, तो इन्होंने ई कोलाई के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पे काम किया। एंड मेरे भाई, इन्होंने देखा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की प्रॉपर्टी है कि ये डीएनए को इस तरीके से काटता है कि इस पे स्टिकी एंड्स आ जाते हैं। दोनों स्ट्रैंड्स को अगर काटा जा रहा है तो कुछ स्टिकी एंड्स यानी सिंगल स्ट्रैंडेड ओवर स्ट्रेचेस बच जाएंगे। तो यह काम किया आपके किन्होंने, बोयर साहब ने। ऐसे एक साइंटिस्ट है कोहेन। कोहेन साहब आपके छोटे छोटे गोल मटोल डीएनए पे काम कर रहे थे जिनको प्लाज्मिड कहा जाता है। तो मेरे भाई यहां पर जो दोनों भाई थे, दो भाई दो तबाही, दोनों ने मिलकर क्या किया कि भैया छोटी सी रिंग है, इसको भी काट देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। जो इकोलाई का डीएनए है इसको भी काट देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। दोनों को जोड़ के देखते हैं कि जुड़ता है कि नहीं। तो इन्होंने बेसिकली कंबाइनिंग दिस प्रोसेस विद दैट ऑफ डीएनए स्प्लाइसिंग इनेबल्ड बोयर एंड कोहेन टू रिकंबाइन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को इन्होंने कंबाइन किया और पहला रिकंबिनेंट डीएनए तैयार किया। यह आपको चैप्टर में भी देखने को मिलता है, तो कोई नई बात यहां पर है नहीं। यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोलॉजी। बायोलॉजी इज प्रेजेंटेड ईदर एज बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एज अ क्लासिकल और मॉडर्न अप्रोच। जैसे आप नॉर्मली जो देखते हैं बॉटनी, जूलॉजी क्लासिकल अप्रोचेस हैं, लेकिन जब आप बहुत डिटेल में जाते हैं किसी चीज के, ब्रांचेस बना देते हैं, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, न्यूट्रिशनल बायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, साइटोजेनेटिक्स हो गया, राइट, जीनोमिक्स हो गया, ये आपके क्या है, ये आपके मॉडर्न है। तो लेटर इज यूफेमिज्म फॉर मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी, यानी लेटर वाला है जो मॉडर्न बायोलॉजी है ये मॉलिक्यूलर लेवल पे चला जाता है, और कन्वेंशनल वाला बॉटनी, जूलॉजी, प्लांट की स्टडी, एनिमल स्टडी मैक्रो लेवल पे डील कर रहा होता है। तो इकोलॉजी जो है ये एक धागा है, एक थ्रेड है। बायोलॉजी में ऐसे कई सारे धागे हैं जिससे आपको अलग अलग एरियाज के बारे में पता लगता है। इकोलॉजी एक ऐसा ही धागा है। यस, तो यहां पर अगर आप देखें तो द एसेंस ऑफ बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इज टू नो हाउ ऑर्गेनिजम्स व्हाइल रिमेनिंग इन एन इंडिविजुअल इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल हैबिटेट्स और एज अ ग्रुप एंड हेंस बिहेव लाइक ऑर्गेनाइज्ड होल्स, दैट इज पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और इवन एज होल बायोस्फीयर। यानी ये पूरा अर्थ कैसे तैयार हुआ है। हम कह रहे हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और पॉपुलेशन बनाते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन से कम्युनिटीज बनती हैं, इकोसिस्टम बनता है, बायोम बनता है, बायोस्फीयर बनता है, इंटरेक्शन की वजह से बन रहा है। करेक्ट। इकोलॉजी एक्सप्लेन्स ऑल दिस, इस सब के बारे में हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ दिस इज एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड द सोशियो पॉलिटिकल इशू दैट हैज रेज्ड। यहां पर हम लोग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं, जो आपका बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आता है। पहले एक और चैप्टर आता था एनवायरमेंटल इश्यूज, अब हटा दिया है। उसके लिए लाइन बोली गई है कि एनवायरमेंट को भी ह्यूमन जो हार्म पहुंचा रहे हैं, एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन की वजह से जो घटिया काम हो रहा है, उसके बारे में भी हम यहां चर्चा करते हैं इकोलॉजी में ही, कि इकोलॉजी को हार्म कैसे पहुंच रहा है। यह है भारत के एक और
धुआंधार साइंटिस्ट जिनका नाम है मिश्रा साहब, रामदेव मिश्रा साहब, एंड इनको फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कहा जाता है। ये सवाल पूछा भी गया था लास्ट ईयर। पीएचडी इन्होंने करी थी इकोलॉजी में और इन्होंने की थी पियर्सल नाम के प्रोफेसर है उनके अंडर लीड्स यूनिवर्सिटी में अपनी पीएचडी। एस्टैब्लिश टीचिंग एंड रिसर्च इन इकोलॉजी एट डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इन्होंने तैयार किया कहां? बीएचयू वाराणसी में। अंडरस्टैंडिंग ट्रॉपिकल कम्युनिटीज एंड देयर सक्सेशन। ट्रॉपिकल कम्युनिटीज, ट्रॉपिकल इलाकों में, हाई टेम्परेचर वाले इलाकों में कैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रही है, कैसे एक बंजर जमीन से जंगल बन रहा है, उसको पढ़ना। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट पॉपुलेशन, यानी प्लांट कैसे एनवायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्ड करता है, उसको पढ़ना। प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट्स कैसे प्लांट उठाता है और किस हिसाब से वो साइकिल होते हैं जब प्लांट की डेथ हो जाती है, तो इन सबको पढ़ना। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स को पढ़ना। ये सारी चीजें इन्होंने की। पहला पीजी प्रोग्राम जो है इंडिया में इकोलॉजी का, वो सर लेकर के आए, यानी इकोलॉजी में जो मास्टर्स होती है एमएससी इन इकोलॉजी, वो सर ने ही इंट्रोड्यूस करी थी। और 50 स्कॉलर को अपने अंदर ये अभी तक पीएचडी करा चुके हैं, यानी 50 ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने पीएचडी करी है रामदेव मिश्रा साहब की गाइडेंस के अंडर। करेक्ट। इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी यानी इनसा फेलो हैं सर भी, एंड वर्ल्ड अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ये फेलोशिप भी इनको मिली हुई है। एंड संजय गांधी अवार्ड मिला हुआ है इन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, क्योंकि एनवायरमेंट के लिए उन्होंने काफी काम किया था। इन्होंने एस्टैब्लिश किया था नेशनल कमिटी ऑफ एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। एंड मेरे भाई इसी को हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट कहते हैं आज, यानी इनका जो एस्टैब्लिश किया हुआ नेशनल कमिटी फॉर एनवायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन था, यह अपने आप में एक सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री बन चुका है। राइट, जो हम पढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, वो इन्हीं का स्टार्ट किया हुआ प्रोग्राम था। तो ये है रामदेव मिश्रा साहब, इनके बारे में भी हमने डिस्कशन की। सिर्फ सुननी थी ये सारी की सारी बातें। मेजरली जो एनसीईआरटी की समरी है उनके सारे के सारे पॉइंट हमने थ्योरी के अंदर ही डिस्कस कर लिए थे। अगर आपको अलग से एक पीडीएफ चाहिए, अलग से एक पॉइंटर चाहिए जिसमें समरीज के एडिशनल पॉइंट हो, है ना, सिर्फ एडिशनल पॉइंट, क्योंकि मेजरली चीजें तो चैप्टर में कवर हो ही जाती हैं। एडिशनल पॉइंट अगर चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे, मेरे को बता देना। टेलीग्राम पे सारी की सारी चीजें मैं अवेलेबल करा दूंगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप। चलते फिरते देखनी है भाई ये वीडियो, एकदम इसमें घुस नहीं जाना है, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू ईल्ड यू एनीथिंग। जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो आपसे बन ही जाएंगे, वैसे भी बन जाएंगे। करेक्ट। तो बस यूनिट का इंट्रोडक्शन था, कहीं कोई पॉइंट छूट ना जाए। बाद में स्टूडेंट्स को रिग्रेट होता है कि यार पढ़ लेना चाहिए था, हो सकता है 4-8 नंबर का काम आ जाए, जैसे लास्ट टाइम 8 नंबर का काम आया था। जो आपका रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी और फिजिको केमिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन है वो एक आया था 4 नंबर का काम, और रामदेव मिश्रा साहब वाला जो क्वेश्चन है कि ही वॉज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, वो आपका आया था 4 नंबर का काम। तो ये 8 नंबर का काम सीधा सीधा आपका यहां से आया था, इसीलिए अलग से एक लेक्चर बना दिया। चलते फिरते देख लेना, कोई अलग से इसको ऐसे घुस के देखने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है यू हैव अदर प्रायोरिटीज, अभी उन प्रायोरिटीज को फोकस पे रखिए। ऑलराइट, चल, लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आपकी तैयारी हुई है, चीर फाड़ डालो पेपर को। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, किसी और चीज की जरूरत हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी जितना भी टाइम है सारा आपके लिए डिवोट कर दिया जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल, टेक केयर, आई विल कैच यू अप, बाय।